नमस्कार दोस्तों न्यू डिजिटल इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ईपीएफओ की तरफ से 8 अप्रैल 2025 को एक लाइव सेशन किया गया। इस लाइव सेशन में आपका इनकम टैक्स को लेकर के चर्चा की गई और कई तरह के सवाल आए, उस पर ईपीएफओ अधिकारी ने जवाब दिया है। दोस्तों इस लाइव सेशन में टीडीएस किसको देना पड़ेगा, किसको नहीं देना पड़ेगा और क्या कुछ करना पड़ेगा टीडीएस से बचने के लिए, उसके बारे में चर्चा की गई। दोस्तों आइए सुनते हैं ईपीएफओ के अधिकारी के द्वारा के में कौन से प्रोविजंस हमारे ईपीएफ पे लागू होते हैं। अंकेश जी, ओवर टू यू। सभी दर्शकों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे मौका मिला है इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने का। और टैक्सेशन जो है काफ़ी सीरियस टॉपिक रहता है हमेशा और क्लैरिटी का अभाव रहता है। सो आई विल ट्राई टू एड्रेस टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। सो अंकेश जी, एक बात मैं बता दूं, क्योंकि पिछले कई सेशंस में हमको ये कमेंट मिलते रहे कि कोई कहता है हिंदी में बोलिए, कोई कहता है अंग्रेजी में बोलिए। हाँ, तो कोशिश करिएगा कि पहले हिंदी में आप बोल दें या इंग्लिश में बोलते हैं तो हिंदी में भी उसको थोड़ा सा बता दें, खासतौर से जो मोटी मोटी जानकारियाँ हैं, जो काम की चीज़ें हैं। तो जैसे कि मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम के अंतर्गत जो हम एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड मेंटेन करते हैं वो एक तरीके का रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स के शेड्यूल 4 के तहत डील होते हैं लार्जली, और टीडीएस संबंधित चीज़ें सेक्शन 192A और अलग सबसेक्शंस में डील होती हैं। तो सबसे पहली जानकारी है और जिसके लिए सबको ये खुशी होनी चाहिए जान के कि ईपीएफओ का जो फंड है वो तीनों स्टेजेस पे एग्जेम्प्ट है, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होने की वजह से, और इसमें जो मेंबर का कंट्रीब्यूशन होता है वो एग्जेम्प्ट है, उसका जो इंटरेस्ट अर्न करता है उस स्टेज पे भी एग्जेम्प्ट है, और जब उसको वो फाइनली विड्रॉ करता है उस स्टेज पे भी एग्जेम्प्ट है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में ईईई स्कीम कहते हैं। जी अंकेश जी, एक सवाल है मेरी तरफ से, दर्शकों को थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा कि ये रिकग्नाइज्ड क्या होता है और किस तरह होता है, कितने रिकग्नाइज्ड फंड्स हैं, किस तरह के हैं, वो भी थोड़ा बता दीजिए। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होते हैं जो शेड्यूल 4 में चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है। इनकम टैक्स के, हाँ, इनकम टैक्स के कमिश्नर रिकॉग्नाइज करते हैं उसे, उनको पावर्स हैं और वो फंड कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करने चाहिए। तो ईपीएफओ अलग से कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ईपीएफओ भी एक तरह का रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड ही है। बहुत से ट्रस्ट जो ईपीएफ के तहत हम उनको एग्जेम्पशन देते हैं, उनको भी इनकम टैक्स से एग्जेम्पशन टैक्स के मामले में सीक करनी पड़ती है। हमारी एग्जेम्पशन जो रहती है वो हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन ना जमा करके खुद का कॉर्पस मेंटेन करने की रहती है, और उसके तहत उनको जो है बाकी प्रावधान जो टैक्स के चीफ कमिश्नर ऑफिस से डील करने होते हैं, जिससे कि उनको एग्जेम्पशन मिले। जी। तो ईपीएफओ क्योंकि एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, जैसे मैंने बताया तीनों स्टेजेस पे वो एग्जेम्प्ट है। तो इसमें जब मेंबर हमारे कंट्रीब्यूट करते हैं तो उनके कंट्रीब्यूशन जो हैं वो उसके तहत अप टू 1,50,000 तक का जो उनका खुद का कंट्रीब्यूशन है उस पर सेक्शन 80C में डिडक्शन ले सकते हैं अगर वो ओल्ड स्कीम को फॉलो कर रहे हैं तो इनकम टैक्स। और ये ओल्ड स्कीम, ओल्ड रिजीम जिसको हम बोल रहे हैं, हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, दो रिजीम चल रही हैं इस समय करंट में, एक ओल्ड रिजीम, एक न्यू रिजीम। दोनों के टैक्सेशन प्रोविजंस अलग हैं और न्यू रिजीम में किसी तरह का डिडक्शन नहीं है। तो ये जो 80C वाली अंकेश जी बात बता रहे हैं वो ओल्ड रिजीम में, ओल्ड रिजीम के लिए। तो 1.5 लाख रुपए तक का अगर आप पीएफ जमा करते हैं साल में, वो आपको उस पे 80C के तहत डिडक्शन ले सकते हैं। जी। अच्छा, इसके बाद सन 2021 में चेंजेस आए और उसके पहले भी चेंजेस कुछ आए थे जी। क्योंकि सरकार का हमेशा उद्देश्य ये रहता है, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए लोग पैसा रखें, और एक निर्धारित समय सीमा अगर किसी आदमी की नहीं रहती है पैसा रखने की,
तो उसके ऊपर टैक्स भी लगता है, क्योंकि आदमी मोटिव ये है कि ज़्यादा टाइम के लिए उसको रखा जाए। तो पहले जो चेंजेस आए थे उसमें ये था कि विड्रॉल लिमिट के ऊपर और जितने टाइम तक उन्होंने पैसा रखा है उसके बेसिस पे टीडीएस डिडक्ट होता था। तो ये जो शुरुआती चेंजेस थे उसमें ये था कि जो भी मेंबर बेनिफिशियरी है, अगर उसका ईपीएफओ में सर्विस 5 साल से नीचे की है, टोटल क्यूमुलेटिव अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट को मिला के, अगर ट्रस्ट से ट्रांसफर सारे ट्रांसफर्स मिला के, तो उसके तहत अगर 5 साल से नीचे की है तो वो टैक्स के दायरे में आता था उसका विड्रॉल। और उसकी दूसरी सीमा ये थी कि उसका जो अमाउंट है विड्रॉल को, वो 50,000 के ऊपर होना चाहिए। तो अगर किसी का 5 साल से ऊपर की सर्विस है तो उसका विड्रॉल अमाउंट कुछ भी हो सकता है, उस पर टीडीएस डिडक्टेबल नहीं है। ना तो ईपीएफओ टीडीएस डिडक्ट करेगा, ना ही एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर टैक्स सब्सिक्वेंटली जमा करने की। लेकिन अगर 5 साल से नीचे की सीमा रही है और 50,000 से ऊपर का उसका अमाउंट है विड्रॉल का, तो उस पर टीडीएस कटेगा। टीडीएस अगर पैन हमारे यहाँ पे फर्निश्ड है तो 10% कटेगा, पैन फर्निश्ड नहीं है तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट कटेगा। तो ये प्रावधान रहे हैं पहले और इससे ज़्यादातर लोग वाकिफ़ हैं। अगर कोई मेंबर को लगता है कि वो टैक्स के प्रावधान में नहीं आता, उसकी एग्जम्पशन लिमिट से काफ़ी कम इनकम है, जो हमेशा रिवाइज़ होती रहती है, जैसे हमने देखा इस बार भी रिवाइज़ हुई है, काफ़ी न्यू रिजीम में काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो उस सिनारियो में वो अगर सीनियर सिटीज़न है तो फॉर्म 15H दे सकता है, और अगर नॉन सीनियर सिटीज़न है, रेगुलर सिटीज़न है, तो फॉर्म 15G दे सकता है। नॉन रेसिडेंट्स के ऊपर में ये बेनिफिट्स लागू नहीं होते हैं। तो ये क्योंकि 6-7 साल से 2017 के करीब से चल रहा है तो ज़्यादातर लोग इससे वाकिफ़ हैं। 2021 में ये विड्रॉल की बात हो गई। 2021 में जो हम डिपॉजिट करते हैं हमारे मेंबर्स हमारे यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर भी कुछ अंकुश लगा है। और उसमें नोट करने वाली बात ये है कि जहाँ पे भी मेंबर का कंट्रीब्यूशन 2,50,000 के ऊपर है, खुद का कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर वो जो भी इंटरेस्ट अर्न करता है उसके ऊपर टीडीएस लागू होता है। तो ईपीएफओ या फिर ईपीएफओ के एग्जेम्प्टेड ट्रस्ट हैं, उनको 2 तरीके से अकाउंट्स बनाने हैं। 1 अप्रैल 2021 के बाद से एक टैक्सेबल पोर्शन का अकाउंट बनेगा, एक नॉन टैक्सेबल पोर्शन का अकाउंट बनेगा। तो 2,50,000 तक जो भी कंट्रीब्यूशन है वो नॉन टैक्सेबल में रहता है। उसके ऊपर जब क्यूमुलेटिव बैलेंस बढ़ जाता है तो वो टैक्सेबल में चला जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ जानने वाली है कि जब भी कोई मेंबर बीच में विड्रॉल करता है, एडवांसेस करता है, तो वो सबसे पहले उसके टैक्सेबल पोर्शन के अकाउंट में से डिडक्ट होता है, डेबिट होता है। तो उस ऐसे स्थिति में उसको वहाँ तक का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो ये चेंजेस आए हैं। तो इसमें फिर जब अलग अलग अकाउंट मेंटेन होते हैं तो जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है टैक्सेबल के ऊपर में, उसके ऊपर 10% टीडीएस लगता है। जहाँ पे पैन फर्निश्ड है, जहाँ पे पैन फर्निश्ड नहीं है वहाँ पे 20% लगता है। और नॉन रेसिडेंट जो हैं, जो इंडियंस नहीं हैं, नॉन रेसिडेंट हैं, उनके ऊपर में चाहे तो उन्होंने पैन फर्निश किया हो या ना किया हो, दोनों ही स्थिति में 30% टीडीएस है, एप्लीकेबल सरचार्जेस हैं, सेस है ऑफ कोर्स। और अगर वो तो दोस्तों आपने सुना इस लाइव सेशन में ईपीएफओ के अधिकारी ने बताया किसको टीडीएस भरना पड़ेगा, किसको नहीं भरना पड़ेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, आप पीएफ जमा करते हैं, आपकी सर्विस 5 साल से कम है, आप पीएफ विड्रॉल करते हैं 50,000 से ऊपर, तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। यदि आपकी सर्विस 5 साल से ऊपर हो जाती है तो आपको टीडीएस नहीं देना पड़ेगा, आप अपना पीएफ विड्रॉल कर पाएंगे। आपको टीडीएस 10% का देना पड़ेगा। यदि आपकी सर्विस 5 साल से नीचे है, आपका सर्विस पीरियड 5 साल से नीचे है, अगर आप पीएफ विड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा 10%। अगर आप केवाईसी कर रखें, आपने पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है, ऐसे सिचुएशन में आपको 30% का टीडीएस देना पड़ेगा। तो दोस्तों आप अपना केवाईसी करते हैं तो अपने पैन कार्ड को ज़रूर लिंक कर लें, जिससे कि आपको ज़्यादा टीडीएस न देना पड़े। अगर आप टीडीएस से बचना चाहते हैं
ऐसे सिचुएशन में आपको फॉर्म 15G अप्लाई करना है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं आपको 15H अप्लाई करना है, और यदि सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको 15G फॉर्म अप्लाई करना है। 15G अप्लाई कर देंगे, फॉर्म 15G आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसे फिल कर लेंगे। कैसे फिल करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुना किसको किसको TDS भरना पड़ेगा, किसको TDS नहीं भरना पड़ेगा यदि PF विड्रॉल करते हैं। दोस्तों यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।